हाय गाइस, मेरा नाम है गुलजार एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। पिछली वीडियो में हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के अपने एक पर्टिकुलर अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, चारों वर्णों में आपस में इंटरमैरिज भी नहीं होती थी। फिर हमने नॉन क्षत्रिय किंग्स देखे। ब्राह्मण्स ये बोलते थे कि क्षत्रिय ही किंग बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे, जैसे सतवाहना का एग्जाम्पल देखा था, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी ये देखी थी ना, जिसमें नॉन क्षत्रिय भी किंग बन रहे थे। तो स्टार्टिंग में वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन के बेसिस पर था एंड देन धीरे धीरे वो बर्थ के बेसिस पर हो जाता है, यानी कि ब्राह्मण का बेटा बचपन से ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लगी, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी इनके लिए एक और टर्म यूज़ किया गया है हमारे टेक्स्ट में, हमारे ग्रंथों में, और वो टर्म है जाति। कुछ सोशल कैटेगरीज के लिए जाति वर्ड का यूज़ किया गया है। अगर हम ब्राह्मणिकल थ्योरी देखें, यानी कि ब्राह्मण जाति को क्या बताते हैं, तो जाति जो थी ना वो वर्ण की तरह बर्थ पर ही बेस्ड थी। जैसे वर्ण सिस्टम बर्थ पर बेस्ड था, उसी तरह से जाति भी बर्थ पर ही बेस्ड थी। यानी कि अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर जाति में पैदा होता है तो उसकी जाति वो बर्थ से ही डिसाइड हो जाएगी कि ये इसी जाति का है। ठीक है, अब वर्ण और जाति में एक डिफरेंस ये है कि जो वर्णास का नंबर है ना वो 4 फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 ही वर्ण थे, लेकिन जाति के नंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जाति जो है वो जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। तो जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ थी, क्योंकि ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे उस टाइम पीरियड पर, तो ब्राह्मण्स ही अलग अलग जो वर्ण थे, 4 वर्ण थे, उनमें ही लोगों को क्लासिफाई भी करते थे, और जो उन वर्ण सिस्टम में नहीं आते थे उनको एक अलग जाति दे देते थे। तो जब ब्राह्मण्स का नए नए ग्रुप से आमना सामना हुआ, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को बोला जाता है निषादास। ठीक है, तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को ब्राह्मण एक अलग जाति में क्लासिफाई करना चाहेंगे, या फिर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज जो हैं उनको वो एक नाम देना चाहते हैं। ऑक्यूपेशनल कैटेगरी मतलब कुछ लोग जो है वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं और उस काम के बेसिस पर ही जाति बना दी गई, वही नाम रख दिया गया। जैसे कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ को सुवर्णकार बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ का क्या काम होता है? गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनाना, है ना। तो ये एक ऑक्यूपेशनल कैटेगरी हो गई ना, उसका काम हो गया। तो ये गोल्ड स्मिथ की एक अलग जाति बना दी गई, इसे बोला जाएगा सुनार की जाति। तो कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम है ना उसमें वो इजीली फिट नहीं होती हैं, इसीलिए ब्राह्मण्स ने एक अलग टर्म दे दिया, एक जाति का नाम दे दिया कि जो जिस तरह का काम करेगा वही उसकी जाति बना दी उन लोगों ने। अब जैसे यहाँ पर गोल्ड स्मिथ की बात हो रही है, तो गोल्ड स्मिथ ब्राह्मण में तो आएगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वेद की स्टडी करते हैं। क्या ये क्षत्रिय में आएगा? क्षत्रिय में भी नहीं आएगा, क्योंकि क्षत्रिय वॉर वगैरह करते हैं। वैश्य में ये आ सकता है, लेकिन वैश्य की डेफिनेशन भी यही है कि ये ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा है? ये ज्वेलरी वगैरह बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद से बना रहा है वो चीज़ें, तो इसीलिए वैश्य में भी नहीं रखा जा सकता है। और शूद्र तो साफ सफाई का काम करते हैं, तो उसमें भी नहीं रखा जा सकता है। तो जो वर्ण सिस्टम में नहीं आते थे उन्हें अलग जाति का नाम दे दिया गया। ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के बेसिस पर जातियां बना दी गई। तो जब ऑक्यूपेशन के बेसिस पर जाति बनाई गई तो सबकी कॉमन ऑक्यूपेशन होगी ना। जैसे गोल्ड स्मिथ की जाति है, यानी कि सुनार की जाति है, तो सारे सुनार क्या काम करेंगे? सोने का काम करेंगे, ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे उससे, तो उनका कॉमन ऑक्यूपेशन होगा या कॉमन प्रोफेशन हम कह सकते हैं। तो जब कॉमन ऑक्यूपेशन होता है ना सबका, तो वो श्रेणी बना लेते हैं अपनी, या गिल्ड बना लेते हैं। गिल्ड मतलब ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं कुछ लोग और वो उस ग्रुप के थ्रू सारा काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप्स की हिस्ट्री का रिकॉर्ड हमें बहुत कम मिलता है डॉक्यूमेंट के रूप में, मतलब लिखित रूप में हमें कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलते हैं इस टाइप के ग्रुप के, कि कुछ जातियां थी और उनका जो है कॉमन ऑक्यूपेशन था, उन्होंने मिलकर गिल्ड बना लिया, गिल्ड के थ्रू वो काम करते थे। ऐसे एविडेंस बहुत कम मिलते हैं हमें। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात की गई है कि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जो इन ग्रुप्स के बारे में हमें बताते हैं। जैसे एक इंस्क्रिप्शन मिली है मंदसौर इंस्क्रिप्शन। ये जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है ये लगभग 5th सेंचुरी सीई की है, और ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है, यानी कि पत्थर पर लिखी गई है ये। और ये कहाँ से मिली है? ये मंदसौर नाम की जगह से मिली है, और मंदसौर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें सिल्क वीवर्स के गिल्ड की बात की गई है।
सिल्क वीवर मतलब जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, उसे बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं सिल्क से। तो ऐसे कई सारे लोग होंगे जो सिल्क से कपड़ा बनाएंगे, तो उन लोगों ने आपस में एक गिल्ड बना लिया, यानी कि एक ग्रुप बना लिया। तो इनकी स्टोरी ये बताई गई है इस इंस्क्रिप्शन में कि ये स्टार्टिंग में लाट गुजरात में रहते थे, ठीक है। अब लाट से ये माइग्रेट कर जाते हैं और मंदसौर चले जाते हैं। मंदसौर को उस टाइम पीरियड पर दशपुर के नाम से जाना जाता था। अब ये बात हो रही है 5th सेंचुरी सीई की, ठीक है। और उस टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। पहली बात तो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा रुकावटें मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा खतरा मिल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये लोग लाट से उठकर, यानी कि गुजरात से उठकर ये मंदसौर मध्य प्रदेश चले गए। तो क्यों गए होंगे, कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना। उन्होंने ये डिफ़िकल्ट जर्नी क्यों चुनी, और ये जर्नी अकेले नहीं की उन सिल्क वीवर्स ने, वो अपने बच्चों को लेकर, अपने किनफोक यानी कि अपनी फैमिली को लेकर पूरा का पूरा जो गिल्ड था, जो ग्रुप था, वो माइग्रेट कर जाता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने वो जो लोकल किंग था, मंदसौर का जो किंग था, उसकी ग्रेटनेस के बारे में सुना था कि वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। तो वो उसके किंगडम में सेटल होना चाहते थे, वहीं पर बसना चाहते थे। इसीलिए वो गुजरात से सीधे मध्य प्रदेश चले गए। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये हमें कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस की एक ग्लिम्स प्रोवाइड करती है, उसकी एक झलक हमें प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ ये गिल्ड, या उन्हें हम श्रेणी भी बोल सकते हैं, हिंदी में श्रेणी बोलेंगे और इंग्लिश में उसे गिल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो गिल्ड थे, इनका नेचर कैसा होता था, किस टाइप के ये होते थे, उसके बारे में भी हमें बताती है मंदसौर की इंस्क्रिप्शन। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो मेंबरशिप होती थी ना गिल्ड की, यानी कि इसमें जो भी मेंबर होंगे उन सभी का एक शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होगा। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर काम है जो सभी को आता है और वो कॉमन है सभी के बीच में। जैसे कि यहाँ पर ये जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर सिल्क वीवर्स की बात हुई है ना, तो इसका जो गिल्ड था, उसके जितने भी मेंबर होंगे वो सभी सिल्क वीवर होंगे। उन सभी को सिल्क बुनना आता होगा, उससे कपड़ा बनाना आता होगा। तो वही स्पेशलाइजेशन है क्राफ्ट का, ठीक है। तो सभी मेंबर का एक शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता था, यानी कि कॉमन काम वही होता था जिसके बेसिस पर जो गिल्ड था वो बनाया जाता था। लेकिन ये भी बताया गया है कि कुछ मेंबर ऐसे भी होते थे जो अदर ऑक्यूपेशंस भी अडॉप्ट कर लेते थे इसके साथ ही साथ, यानी कि वो सिल्क वीविंग का काम भी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ कुछ अदर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई सिल्क वीविंग भी कर रहा है, इसके साथ ही साथ जानवरों को भी पाल रहा है, गाय भैंसों को पाल रहा है। अब उनसे वो दूध निकालेगा और उस दूध को वो बेच सकता है, तो उसकी वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से जो गिल्ड हुआ करते थे उसमें जो मेंबर थे उनका एक कॉमन काम तो होता ही था, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो उस कॉमन काम के अलावा कोई दूसरा काम भी करते थे, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि गिल्ड के जो मेंबर थे वो सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थे, यानी कि वो सिर्फ काम ही नहीं करते थे। जैसे सिल्क वीवर्स हैं तो वो सिर्फ सिल्क वीविंग ही नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो कलेक्टिवली जो उनकी वेल्थ थी उसको इन्वेस्ट करते थे। अब ये वेल्थ जो उनकी अर्न हो रही है वो उनके क्राफ्ट के थ्रू अर्न हो रही है, चाहे वो सिल्क वीविंग हो, चाहे वो ज्वेलरी वगैरह बनाना हो, कैसा भी गिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो पैसा अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। उस इनकम का कुछ पार्ट गिल्ड के सभी लोग मिलकर इन्वेस्ट कर देते हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? एक मंदिर बनाने में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। किसके ऑर्डर में, किसके रिस्पेक्ट में? सन गॉड यानी कि सूर्य देव की रिस्पेक्ट में वो मंदिर बनवाते हैं। अब उस टाइम पीरियड पर आज के जैसा बैंक वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, ठीक है। तो पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा था उसे कहाँ वो जमा करके रखते? तो एशियन टाइम में ना मंदिर बनवाए जाते थे। तो मंदिर जो हुआ करते थे वो उस टाइम के बैंक मान लो। इसीलिए हम देखते हैं कि जो खजाना वगैरह है वो मंदिरों से मिलता है ना। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर खजाना छुपा के रख दिया जाता था, एक बैंक की तरह मंदिर काम करते थे। तो मंदिर जो होते थे वो शहरों का सेंटर हुआ करते थे, ठीक है। अब जो संस्कृत के टेक्स्ट थे, संस्कृत की इंस्क्रिप्शन थी, उनमें मर्चेंट के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड है वणिक, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया गया है? ये मर्चेंट्स के लिए यूज किया गया है जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो जो हमारे शास्त्राज हैं जैसे कि धर्मशास्त्राज, धर्मसूत्राज, उनमें ट्रेड को वैश्यों की एक ऑक्यूपेशन के रूप में बताया गया है कि सिर्फ वैश्य ही ट्रेड कर सकते थे, है ना। लेकिन इसकी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई गई है एक प्ले में। उस प्ले का नाम है मृच्छकटिका और ये मृच्छकटिका लिखी है शूद्रक ने। लगभग 4th सेंचुरी सीई का ये प्ले है मृच्छकटिका, ठीक है।
इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसका जो हीरो है वो है चारुदत्त। चारुदत्त को ब्राह्मण भी बोला गया है और सार्थवाह भी बोला गया है। सार्थवाह मतलब मर्चेंट यानी कि ट्रेडर। तो ये ब्राह्मण भी है और ट्रेडर भी है, लेकिन शास्त्रार्थ में क्या बताया गया है कि जो वैश्य हैं वही ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मृच्छकटिका में ये बताया जा रहा है कि जो चारुदत्त है वो एक ब्राह्मण है और उसके साथ ही साथ में वो मर्चेंट भी है, वो ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहा है। तो मतलब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं जहाँ पर वर्ण सिस्टम अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मतलब वर्ण उसका अलग है, वर्ण ब्राह्मण है और ऑक्यूपेशन उसकी अलग है, यानी कि वो मर्चेंट है, राइट। इसी के साथ ही साथ एक 5th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन और है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें 2 भाइयों के बारे में बात की गई है। इन 2 भाइयों ने मिलकर एक डोनेशन की थी। किसके लिए डोनेशन की थी? एक टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। और इन 2 भाइयों ने अपना नाम रखा था क्षत्रिय वणिक्स, यानी कि इनका वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय हैं ये, ठीक है, लेकिन है कौन? ये वणिक हैं, यानी कि ये मर्चेंट्स हैं। और मिलकर डोनेशन किसके लिए दे रहे हैं? टेम्पल बनाने के लिए। तो ज़्यादातर ना एंशिएंट टाइम में टेम्पल ही बनवाए जाते थे, ताकि जो भी इनका पैसा है वो इन्वेस्ट हो सके और इन्हें वापस से रिटर्न भी मिल सके। जैसा कि आज के टाइम में भी होता है कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कोई स्कूल बनवाता है, कोई मॉल बनवाता है। तो अलग अलग चीज़ें आज के टाइम पर जो है बस फॉर्म चेंज हो गई है, लेकिन चीज़ें वही काम करती हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल भी हमने क्या देखा कि वर्ण अलग होते हुए भी ऑक्यूपेशन दूसरी है। वर्ण क्षत्रिय है लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं? काम कर रहे हैं वो मर्चेंट वाला। तो यहाँ पर वैश्यों को जो ऑक्यूपेशन डिफाइन की गई है कि वैश्यास ही ट्रेड कर सकते हैं, उसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम देख सकते हैं, राइट। तो ये बात हो गई जातीज एंड सोशल मोबिलिटी की। तो जातियां वर्ण से ज़्यादा फ्लेक्सिबल थीं। नए पेशे और समूह बढ़ते गए और उनसे नई नई जातियां और श्रेणियां बनी। श्रेणियां मतलब गिल्ड्स बने, यानी कि ग्रुप बने, राइट। मंदसौर के सिल्क वीवर्स का एग्जाम्पल हमें ये दिखाता है कि काम के साथ साथ लोग सामाजिक और धार्मिक रूप से भी जुड़े हुए थे, टेम्पल वगैरह बनवाते थे, जिससे एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों सामने आती है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।